बच्चों, इस लेक्चर में हम क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को क्रिस्टल लिगेंड फील्ड थ्योरी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं बताई थी। इस लेक्चर में हम क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका परिचय लेते हैं। बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का विकास लगभग एक साथ प्रारंभ हुआ था, पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बहुत लंबे समय तक प्रयोग में लिया गया, उसको स्वीकार किया गया, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बाद में स्वीकार किया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सक्सेस और एक्सेप्टेबिलिटी यानी स्वीकारे जाने की वजह ये थी क्योंकि सहसंयोजकता का बंध सिद्धांत जो है उसका आरंभ में जो है वो सिज्विक के उप सहसंयोजन बंध की इलेक्ट्रॉन युग्म धारणा के आधार पर क्वांटम मैकेनिकल केमिस्ट्री की मदद से विकसित किया गया था। क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से जब हमने उप सहसंयोजन बंध की इलेक्ट्रॉन युग्म धारणा थी जो सिज्विक की, उसको जब हमने स्वीकार किया तो क्योंकि सिज्विक की इलेक्ट्रॉन धारणा उस समय के केमिस्ट द्वारा स्वीकार करी जा चुकी थी, एक्सेप्ट की जा चुकी थी, इसीलिए सहसंयोजकता बंध सिद्धांत जो है उसकी मदद से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स की बॉन्डिंग जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत आसान लगा, जाना पहचाना लगा, आसानी से समझे जाने लायक लगा। जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को आयनिक कंपाउंड माना जाता है। इसमें संक्रमण धातु की धनायन के रूप में तथा लिगेंड की ऋणायन के रूप में कल्पना की जाती है, जबकि वास्तव में ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली आमतौर पर सामान्यतः सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। इस सिद्धांत का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मूल आधार काल्पनिक तथा तथ्यों के विपरीत जो ऑब्जर्व फैक्ट्स थे उनके अगेंस्ट होने के कारण शुरुआत के 20 साल 2 दशक तक इस कॉन्सेप्ट को स्वीकृति नहीं मिल सकी, वैज्ञानिक इसको अपना नहीं सके। फिर भी संयोजकता बंध सिद्धांत की बहुत सी कमियां जिनको आपको पिछले लेक्चर में हमने समझाया था, उनके सामने आने पर क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत द्वारा उनमें से बहुत सी कमियों को समझा सकने पर, सीमाओं को हमने उसमें जो सीमाएं थी, उसमें जो कमियां थी, उनको हमने क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की मदद से जब समझाने की कोशिश की और हम उसमें सफल हुए, इस कारण से 1950 के दशक में क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को महत्व दिया जाने लगा और इतना महत्व दिया जाने लगा कि धीरे धीरे इस सिद्धांत ने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, संयोजकता बंध सिद्धांत को रिप्लेस कर दिया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्थान ले लिया। अब मुख्य मुद्दा ये है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो हैंस बेथे और जॉन्स वैन व्लेक ने 1929 में, ये 2 भौतिकविद थे, इन्होंने पोटेशियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है उसके बारे में उसको पढ़ा। इन्होंने ये देखा कि क्लोराइड आयन किस प्रकार पोटेशियम आयन के डी कक्षकों पर प्रभाव डालता है। तो उसने ये देखा, इन दोनों भौतिकविदों ने ये देखा, ये पाया कि क्लोराइड आयन जब पोटेशियम आयन के पास क्रिस्टल में पास आता है तो पोटेशियम आयन के डी कक्षकों की जो समभ्रंशता, डीजेनरेसी है, वो ख़त्म होने लगती है क्लोराइड आयन्स के क्षेत्र से अंतःक्रिया के कारण। इसको सरल शब्दों में समझें कि हैंस बेथे और जॉन्स ने पोटेशियम क्लोराइड को पढ़ा, उसके क्रिस्टल को पढ़ा और उन्होंने ये पाया कि जब क्लोराइड आयन्स पोटेशियम आयन्स के पास आते हैं तो डी ऑर्बिटल्स पोटेशियम आयन के जो एक समान ऊर्जा पे होते हैं, जो डीजेनरेट होते हैं, जो समभ्रंश होते हैं, वो
उनकी संभ्रंशता, उनकी डीजेनरेसी ख़त्म होती है जैसे जैसे क्लोराइड आयंस पोटेशियम आयंस के पास आते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जाओं की अंतर्क्रिया होती है किससे? लिगेंड आयंस के फील्ड से, उनके क्षेत्र से। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स उत्पन्न होते हैं उनसे अंतर्क्रियाएं होती हैं इन डी ऑर्बिटल्स की, और उनकी ऊर्जा स्तर एक समान न रह करके विचलित हो जाते हैं, उनमें असमानताएं आ जाती हैं। इसको हम कहते हैं उनकी डीजेनरेसी ख़त्म हो जाती है। 1931 में गैरिक नाम के वैज्ञानिक ने संक्रमण धातु संकुलों की यानी कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा की सैद्धांतिक गणनाएं की। और ये गणनाएं इस बेस पर, इस मान्यता पर आधारित थी कि उपसहसंयोजन यौगिकों में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में धातु लिगेंड बंध, जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है, वो पूर्ण रूप से आयनिक होती है। यानी कि उनका जो पोस्टुलेट है गैरिक का, वो पोस्टुलेट, उनका पहला एजम्पशन ये है कि मेटल आयन और लिगेंड्स में आयनिक इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। और आश्चर्य इस बात का निकला कि हम मानते हैं, हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोवैलेंसी देखने को मिलती है, और इसी आधार पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 20 सालों तक उसने राज किया, सक्सेसफुल रही, उसी के आधार पर पढ़ाइयाँ होती रहीं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये देखा गया कि गैरिक की गणनाएं हीट ऑफ फॉर्मेशन की, वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ के बहुत करीब थीं। और आश्चर्य इस बात का कि गैरिक ने ये पोस्टुलेट लिया, ये मान्यता ली कि ये जो इंटरेक्शन है वो कोवलेंट ना हो करके आयनिक है। इसीलिए केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षकों की डीजेनरेसी पर लिगेंड से जो क्रिस्टल फील्ड का इफ़ेक्ट होता है, पैदा होता है, उसके इफ़ेक्ट को, उसके प्रभाव को पढ़ा गया। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अलग अलग विशिष्टताओं को, उनके गुणों को, रासायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए विभिन्न अलग अलग जियोमेट्री से संबंधित कैलकुलेशंस की गई डिटेल्स में। ये है इसका परिचय। अब हम देखेंगे कि किस तरह से, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, और क्योंकि बेथे और वैन ब्लेक का जो सिद्धांत है वो किस पे बेस्ड था? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे, आयनिक इंटरेक्शन के मॉडल पे, और इट वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू आयनिक क्रिस्टल्स। इसीलिए इस सिद्धांत को क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। अब हम इसके मेन एजम्पशंस देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पोस्टुलेट करते हुए, सामने रखते हुए कौन कौन से एजम्पशंस लिए गए, क्या क्या बातें हमने मानी कि ऐसा होता होगा। मुख्य रूप से इसमें 4 एजम्पशंस हैं जो आपकी स्क्रीन पे भी सामने हैं कि लिगेंड्स जो हैं उनको सबसे पहले पॉइंट चार्जेस एज्यूम किया, कंसीडर किया। हमने माना कि लिगेंड्स जो हैं वो आवेश कण हैं, बिंदु हैं। दूसरा जो एसम्पशन लिया वो हमने ये माना कि मेटल ऑर्बिटल्स और लिगेंड ऑर्बिटल्स में कोई अंतरक्रिया नहीं होती है। ये बिल्कुल उलट था किसके? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जिसमें कोवैलेंसी, सहसंयोजकता यानी अतिव्यापन कक्षकों का पहला एसम्पशन होता है। तो यहाँ पर हमने इनको आवेशित कण माना, और दूसरा ये माना कि इनके कक्षकों में, धातु आयनों के और लिगेंडों के कक्षकों में कोई अतिव्यापन नहीं है, कोई अंतरक्रिया नहीं है। समझ में आ गया? थर्ड एजम्पशन जो है वो ये है कि धातु आयनों में और लिगेंड्स में जो बंधन है वो शुद्ध रूप से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। जो बॉन्डिंग है मेटल आयन और लिगेंड्स में, दैट इज़ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर। लास्ट जो इनका एजम्पशन है वो है कि विभक्त
गैसीय धातु आयन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन में जो 5D कक्षक होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, वो एक समान ऊर्जा स्तर पर होते हैं, यानी कि उन सभी की समान ऊर्जा होती है। पर जब मेटल आयन लिगेंड्स के कांटेक्ट में आता है तो इनकी डीजेनरेसी संभ्रंशता वो नष्ट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लिगेंड्स के द्वारा जो फील्ड उत्पन्न किया जाता है, जो प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है वैद्युत और चुंबकीय, वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं, तो वो गोलाकार सममिति वाला नहीं होता है। इस वजह से डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो सारे डी ऑर्बिटल्स एक समान प्रभाव में नहीं आते, यानी उन पर जो क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है वो एक सा नहीं होता सभी डी ऑर्बिटल्स पर। इसको समझने के लिए मैंने इसी पीडीएफ में हिंदी के भी नोट्स दिए हैं, और वैसे भी हम सब जानते हैं डी, और इस चीज़ को समझने के लिए डीजेनरेसी और उन पे एक सा प्रभाव न होने का कारण समझने के लिए डी कक्षकों की आपको शेप्स मालूम होनी चाहिए। हमें मालूम है जो 5D कक्षक हैं उनमें से एक जो कक्षक है वो DZ² है। वो DZ² में Z एक्सिस पर एक ऑर्बिटल है और 2 ऑर्बिटल्स XY प्लेन में हैं। दूसरा जो है वो है X² - Y², और ये जो कक्षक हैं वो X एक्सिस और Y एक्सिस पर डबल डम्बल्स हैं, और बाकी के 3 कक्षक जो हैं वो XY YZ ZX में जो 2 डम्बल्स हैं वो XY प्लेन के बीच में, YZ प्लेन के बीच में और ZX प्लेन्स के बीच में। ये 3 आकृतियाँ जो हैं, 3 तरह की आकृतियाँ डी कक्षकों की, ये हम पहले भी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, और हिंदी वाले जो पीडीएफ है मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें मैंने ये दिया भी है, ये शेप वाला। एक बार आप इन शेप्स को देखेंगे तो हमें इस पे प्रभाव जो है क्रिस्टल फील्ड का इफ़ेक्ट जो है वो समझने में और आसानी होगी। अब जो हमारा इस लेक्चर का लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, संक्रमण धातु संकुल बनने में कौन कौन से पद प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो इसके फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार ये जो संकुल हैं इनको बनने में कुछ स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहले लिगेंड्स जो हैं वो धातु आयन को अप्रोच करते हैं, वो उनके पास आते हैं। हम शुरू में मानते हैं कि लिगेंड्स और धातु आयन अनंत दूरी पर हैं। अनंत दूरी पर जो लिगेंड्स हैं वो धातु आयन के पास आना शुरू करते हैं। जब वो उनके करीब आते हैं तो दोनों के जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण की वजह से डी ऑर्बिटल्स की जो ऊर्जा स्तर है वो उच्च हो जाता है, वो इंक्रीज़ होता है। मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है। एक डायग्राम मैंने लास्ट में शेयर किया है, ये वाला। इससे आपको दिखेगा कि शुरू में डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स फ्री मेटल आयन के हैं, जो मेटल और लिगेंड्स अनंत दूरी पर हैं, और मेटल जो है मेटल आयन गैसीय अवस्था में है, उसके ये डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं। जैसे जैसे इसके पास लिगेंड्स आने लगते हैं तो प्रतिकर्षण बल दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में होता है। डी ऑर्बिटल्स ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स मेटल के होते हैं और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इनका जो डी ऑर्बिटल्स का जो ऊर्जा स्तर है वो हाई हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीअरेंज होते हैं, ठीक है। इनका पुनः वितरण होता है डी इलेक्ट्रॉन्स का। इसमें कैसे रीअरेंजमेंट होता है? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स आप अपने आप को बॉन्डिंग डायरेक्शंस में रीअरेंज करते हैं। बॉन्डिंग डायरेक्शंस क्या होती हैं? जो ज्योमेट्री है
मेटल आयन जो भी ज्योमेट्री लेने वाला है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, उस ज्योमेट्री के हिसाब से दिशाएं तय होती हैं। जैसे ज्योमेट्री हो सकती है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बने या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बने, चाहे स्क्वायर प्लेनर बने, जो कोई भी ज्योमेट्री बनने वाली है उसके हिसाब से लिगेंड के ऑर्बिटल्स का रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है उसमें भी मीन एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल सेम रहेंगी, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। पर ऑर्बिटल्स जो लिगेंड्स के अप्रोच की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं उनको अधिक प्रतिकर्षण महसूस होता है। इसकी वजह से वो अधिक, उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। किसके कंपैरिजन में? उन डी ऑर्बिटल्स की कंपैरिजन में जो लिगेंड्स के अप्रोच की लाइन के इन बिटवीन होते हैं, वो सीधे सीधे उनका आमना सामना नहीं होता। इसका मतलब कि डी लिगेंड्स तो एक ज्योमेट्री के हिसाब से आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या स्क्वायर प्लेनर वगैरह। जो डी ऑर्बिटल्स इनकी लाइन ऑफ अप्रोच में होंगे उनका ऊर्जा स्तर बहुत ज़्यादा उच्च हो जाएगा, और जो ऑर्बिटल्स इनकी लाइन ऑफ अप्रोच में इनके ज्योमेट्री के हिसाब से जो लिगेंड जिस रेखा पर आ रहे हैं, जो ऑर्बिटल्स उस रेखा पर नहीं पड़ रहे, उनका ऊर्जा स्तर कम थोड़ी होगा, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि लिगेंड्स तो आ ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ तो रहा ही है, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना उन डी ऑर्बिटल्स का बढ़ा है जो उसकी सामने उसी रेखा पर पड़ गए जिस रेखा पर लिगेंड्स आ रहे थे। ये चीज़ समझ में आ गई। एनर्जी लेवल तो सारे डी ऑर्बिटल्स का बढ़ा है, लेकिन एक समान रूप से नहीं। उन डी ऑर्बिटल्स का ऊर्जा स्तर ज़्यादा बढ़ा है जो ठीक लिगेंड्स की लाइन ऑफ अप्रोच में आ गए, और उन डी ऑर्बिटल्स का कम बढ़ा है जो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अप्रोच करते हुए लिगेंड्स की सामने सामने नहीं पड़े, बल्कि उन लिगेंड्स के अप्रोचिंग लिगेंड्स के बीच में कहीं पड़ गए। लास्ट जो बात है, स्टेप है, वो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स एंड द मेटल आयन एस्टेब्लिश हो जाता है। और उस अंतःक्रिया के एस्टेब्लिश, पहले तो अप्रोच हो रहे थे, प्रतिकर्षण हो रहा था, पर अब जो प्रतिकर्षण की वजह से जो डीजेनरेसी लॉस हुई है, उसके बाद अब फाइनली जो लिगेंड्स और मेटल आयन के बीच में जो अंतरक्रिया है, जो इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल स्थापित हो जाता है। उसकी वजह से नेट डिक्रीज़ इन एनर्जी होती है, यानी कि कुल मिलाकर ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिक्रीज़ होता है। इसकी वजह से यही फेवरेबल बात है जिसकी वजह से संकुल यौगिकों का निर्माण होता है। This is all about the steps of formation. Thank you. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।